हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे जल संसाधन के बारे में और हम जानेंगे हमारे जीवन में जल संसाधन, हमारे जीवन में पानी का कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा वैल्यू है। तो हम एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो ये था हमारा जल संसाधन का थंबनेल। तो सबसे पहले जानेंगे जल संसाधन, जीवन संकट और संरक्षण। मतलब जल संसाधन से जो है जीवन में क्या संकट आ सकती है और ये हमें संरक्षण करने की, इसको मतलब जल की बचाव की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, हमें जल को ज्यादा से ज्यादा सेविंग करके क्यों रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बचत करके क्यों रखना चाहिए। हम इन सब चीजों के भी बारे में जानेंगे। तो हम चलिए जानते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पृथ्वी पे जल की मात्रा कितनी है और कौन से टाइप के, कौन से प्रकार के जल जो है, कितनी प्रतिशत जो है हमारे पृथ्वी पर अभी उपलब्ध है। तो सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी पर जल का वितरण। देखो, पृथ्वी पर जो है जल का तो वितरण हुआ ही है, पृथ्वी पर जल का भी बंटवारा हुआ ही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से हिस्सों में जल का बंटवारा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे धरातल। धरातल की वास्तविकता पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। मतलब कहने का मतलब है हमारी जो धरातल है, हमारी जो धरती है, हमारी जो भूमि है, हमारे भूमि पर जो है ना जल की मात्रा जो है 3 में मतलब 4 भाग में से 3 भाग सिर्फ पानी ही पानी है। कहने का मतलब है कि 3/4 मतलब के 4 हिस्सों में से जो है 3 हिस्सा जो है, 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा जो है हम लोगों का धरती पे सिर्फ पानी है, और बाकी बची एक ही हिस्से में जो है हम रहते हैं, हमारी खेती होती है, हमारा निवास होता है, और शहर, मार्केट, रोड, मकान वगैरह जितनी भी चीजें हैं सब पृथ्वी के सिर्फ एक हिस्से में है। बाकी 3 हिस्से में जो है सिर्फ जल का भंडारण है, सिर्फ जल का मात्रा है। आप समझ सकता है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से जल का मात्रा कितनी है, तो इनके बारे में सब जानेंगे। कह रहे कि 97.5% समुद्र जल अनुपयोगी और खारा लवणीय है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो 3 हिस्सा जल का जो मात्रा है, उन 3 हिस्सों जल के मात्रा में जो है ना सिर्फ समुद्र में 100% पानी में से 97.5% पानी का भाग जो है सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, जो कि अनुपयोगी है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो जल जो है, वो जल बिल्कुल खारा होता है। कहने का मतलब है, खारा का मतलब है कि वो जो जल है वो बिल्कुल जो है नमकीन टाइप का होता है, नमक टाइप का होता है। जैसे कि आप 1 गिलास पानी लीजिए और इस उस 1 गिलास पानी में 100 ग्राम नमक डाल के आप उस पानी को पिए, आपको कैसा लगेगा? आप उस पानी को पी पाएंगे? नहीं ना। तो उसी तरह से जो है जल में, समुन्द्र में जो 97.5% जल है वो, उसका कोई उपयोग भी नहीं है और वो खारा है, मतलब नमकीन है। उसमें आयोडीन की मात्रा, नमक की मात्रा जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी कारण से जो है समुद्र का जल खारा है, जिसको ना हम पी सकते हैं, ना हम किसी काम में ला सकते हैं। बाकी बात करें 2.5 स्वच्छ जल अलवणीय हिमनदों और ग्लेशियर, भूमिगत जल और सतही जल नदियों, झील में विभाजित है। मतलब सिर्फ 2 मतलब 100% पानी में से 97.5% पानी सिर्फ समुन्द्र में पाया जाता है, और सिर्फ 2.5% पानी जो है हमारे उपयोग के लायक है, जो स्वच्छ जल है। और वो भी 2.5% पानी भी हमारे पीने योग्य नहीं है। स्वच्छ है इसका मतलब ये नहीं कि पीने योग्य स्वच्छ है,
2% पांच पानी भी 2.5% पानी भी हमारे पीने योग्य का पानी नहीं है। अब हम जानते हैं कौन कौन से हिस्सों में बटी है। तो ये जो 2.5% पानी है, जो ये ग्लेशियर, हिम नदों, ग्लेशियर, भूमिगत जल, मतलब कि पहाड़ों पे जो बर्फ के रूप में पानी है, ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों पे जो बर्फ के रूप में पानी है, उन हिस्सों में भी बटी है। फिर कह रहा है भूमिगत जल, हमारे जो जमीन के अंदर जो पानी पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, जो कि वाटर का मेन सोर्स माना जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल जो है, ये भी इसमें भी बची हुई है सिर्फ 2.5% में ही। और सतही जल का मतलब है कि हमारे जो सतह पर जल जो इकट्ठा करके रखे हैं, हमारे जो भूमि पर, हमारे जमीन पे जल को जो इकट्ठा करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जैसे छोटे छोटे तालाबों में, नहरों में, डैम में, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हम जल को इकट्ठा करके रखते हैं। या फिर बारिश की पानी होती है, बारिश का पानी छोटे छोटे तालाबों में भरती है, और वो कई दिनों तक, कई लंबे समय तक, कई महीनों तक रहती है। ठीक है। और बड़े बड़े डैमों में भी हम पानी जमा करके रखते हैं, ताकि समय आने पर जो है उसका उपयोग कर सके, उससे जो है फसलों की सिंचाई कर सके, और उससे हम मौसम के आधार पे उसका सही उपयोग कर सके। फिर कहते हैं नदियों में और झीलों में। कहने का मतलब है इन्हीं 2.5% पानी में नदी का भी पानी आ जाता है, और बड़े बड़े झीलों का भी पानी आ जाता है। ठीक है। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, चिल्का झील, ऐसे कई सारे जो है नदियों झीलों का पानी जो है, सारे पानी सिर्फ इन्हीं 2.5% में सिमट के रह जाता है। मतलब बर्फ वाले पानी, हिमालय वाले पानी भी, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर भी, सतही जल मतलब कि अपर ग्राउंड वाटर भी, मतलब ऊपर के भी पानी के भी, उसके बाद नदियों और झीलों के, मतलब सारे जल जो है इन्हीं 2.5% में आ जाती है। और समुद्री पानी 97.5% हमारे भूमि पे पाए जाते हैं। अगर बात करें पृथ्वी पे कितना हिस्सा सिर्फ जल है, तो पृथ्वी पे 3 हिस्सा सिर्फ जल है, एक हिस्सा रहने वाली भूमि है। समुद्र में कितना पाया जाता है? 97.5%। और उपयोगी जल कितना है? 2.5%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा जलीय चक्र प्रकृति का निरंतर प्रवाह। ये जो जलीय चक्र है, पानी का जो चक्र है, ये प्रकृति का निरंतर प्रवाहित कैसे हो रही है, ये प्रकृति में जो है निरंतर रूप से काम अपने कैसे करे, निरंतर रूप से अपनी कैसे चल रही है, के बारे में थोड़ी जान लेते। कह रहे हैं सबसे पहले कह रहा है वाष्पीकरण। धरातल के जल का 1/3 भाग सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। मतलब कह रहा है कि ये जो धरती का जो पानी है, जमीन पे जो पानी है, चाहे वो समुद्र का पानी हो, नदियों का पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, ये जो जमीन पे पानी है, अगर मान लो जमीन पे 3 हिस्सा पानी है, तो 3 हिस्सा में से जो है एक हिस्सा 3 हिस्सा में एक हिस्सा जो है वो सूरज की गर्मी से, जब ये धूप करती ना, धूप के गर्मी से जो है धुआं बन के जो है आकाश में उड़ जाती है, आसमान में उड़ जाती है। और ये जो धुआं बन के उड़ जाती है, तो कहते हैं पानी सूख गया। तो ये पानी सूखते नहीं, बल्कि सूरज के गर्मी से जो है वाष्प बन के, धुआं बन के जो है उड़ जाते हैं, और वही पानी जो है आसमान में जाके जो है बादल का रूप ले लेती है, आसमान में जाके बादल के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है। पहला है वाष्पीकरण जल। ठीक है, जल का वाष्पीकरण। इसी कारण से जो है हमारे प्रतिवर्ष जो है जल का प्रवाह चलता। अगर जल का वाष्पीकरण नहीं होती तो वर्षा नहीं, बादल नहीं बनते, बादल नहीं बनते तो वर्षा नहीं होती, और धीरे धीरे क्या होती है, हमारी धरती पे, हमारी पृथ्वी पे जल की मात्रा जो है समाप्त हो जाती है। दूसरा नंबर क्या आता है? संघनन। वाष्प बादलों के रूप में एकीकृत और संघनित होता है। अभी अभी बताया हमने कि वाष्प जो है बादलों के रूप में एकीकृत होता है, संघनित होता है। फिर कहता है वर्षण। वर्षा जल पुनः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर लौटता है। फिर कहता है ये जो वर्षा जल है,
ये जो बारिश का पानी है, पहले तो वाष्प पृथ्वी का ही पानी सूरज के गर्मी के कारण धुआं बन के, वाष्प बन के जो है ऊपर गया और वही पानी जो है बादल का रूप ले लिया और जब फिर से गर्मी किया सूरज, तो वही बादल पिघल के जो है वर्षा पड़ा और वर्षा पड़े जब पड़ता है, तो वर्षा जल जो है पुनः वापस जो है पृथ्वी पर लौट जाती है। ठीक है? फिर 4 नंबर क्या आता है? संग्रहण। शेष 2/3 जल धरातल पर बहता है, सतही जल या मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, भूमिगत अवक्षोभ जल होता है। देखो क्या कहता है, फिर लास्ट में कहता है कि 2/3, 1/3 तो हमारे पृथ्वी का 1/3 तो वाष्पीकरण हो जाते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं, लेकिन 2/3 जो बचे, ये 3 में से जो एक वाष्पीकरण बन के उड़े, अब बचे कितना? बचे 2 जो बचे, ये 2/3 जो है पृथ्वी पर हमारे जो है पृथ्वी पर जमा पूंजी के रूप में, संग्रहण जल के रूप में जो है बहती है, नदियों में, तालाबों में, नहरों में, झीलों में, इन सब चीजों में बहती है और उन्हीं का कुछ भाग जो है अंडरग्राउंड वाटर, मतलब कि पृथ्वी के अंदर भी जो है एक कुछ भाग जो है सोख लिया जाता है और फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसको मोटर पंप, हैंड पंप, मतलब चापाकल द्वारा जो है या फिर बोरिंग वगैरह द्वारा जो है हम उसको बाहर निकाल के फिर से हम उसका पुनः उपयोग करते हैं, पुनः उसका उपयोग में लाते हैं। फिर कह रहा है जल एक नवीन संसाधन है जो द्वारा चक्र के माध्यम से, कह रहे जल जो है एक नवीन संसाधन है, जल जो है एक नया संसाधन है जो कि हमेशा प्रतिवर्ष जो है बदलते रहता है, प्रतिवर्ष जो है बारिश के रूप में हमें मिलती रहती है और उसको उसके अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं। जल का बहुयामी महत्व। अब देखते हैं जल का जो है बहुयामी महत्व क्या है। जल का बहुत सारे महत्व है। जल का भाई एक महत्व तो है नहीं। जल सिर्फ हम एक चीजों में तो उपयोग करते नहीं, ऐसा थोड़े कि हम सिर्फ पानी को पीने में उपयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नहाने में उपयोग करते हैं, ना सिर्फ खेतों में। हम जल का जो है बहुयामी उपयोग करते हैं, मतलब जल का बहुत सारे चीजों में उपयोग करते हैं। अब कौन कौन से चीजों में उपयोग करते हैं? सबसे पहला आ गया हमारा मत्स्य पालन। देखो झीलों और नदियों में पारिस्थितिक संतुलन और आर्थिक लाभ, मतलब झील और नदियों में जो है हमारी पारिस्थितिक तंत्र, हमारी जो हालात हैं, हालातों को देख के, पारिस्थितिक तंत्र को देख के जो है हम क्या करते हैं, मछली का पालन करते हैं और हमारी जो आर्थिक लाभ में, मतलब आर्थिक लाभ उठाते हैं। हमारी जो आर्थिक स्थिति है, हमारी जो दयनीय स्थिति है, हमारे घर की जो स्थिति है, उसमें भी जो है हम क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं और दिन प्रतिदिन जो है अपने पूंजी में, अपने बिजनेस में जो है बढ़ावा करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पानी का क्या उपयोग है? दूसरा पानी का उपयोग है मतलब औद्योगिक उपयोग। देखो जल को हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो है उपयोग करते हैं, औद्योगिक उपयोग करते हैं और ये उद्योगों में जो है जल का जो इस्तेमाल होता है, इससे कई सारे काम होते हैं, जैसे कि बिजली की निर्माण होता है, ताप और जल विद्युत जल विद्युत विनिर्माण प्रक्रिया, विनिर्माण प्रक्रिया। अब देखो पानी का जो है, जल का उपयोग जो है बड़े बड़े उद्योगों में करते हैं, जिससे हम बिजली का निर्माण करते हैं और ताप के माध्यम से जो है हम जल विद्युत, मतलब जल के माध्यम से जो है हम जल से बिजली उत्पादन भी करते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं जल परिवहन। अब जल परिवहन क्या होता है? प्राचीन काल से लेकर आज तक सबसे सस्ता और सुगम परिवहन मार्ग है। मतलब के पुराने समय से लेकर जो है आज तक सबसे सस्ता और सबसे सुलभ यातायात का भी एक तरह का मार्ग है। यातायात का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह जो है हम जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे हम ट्रेवल कर सकते हैं और ये ट्रेवल जो है हम जल में भी करते हैं, जैसे कि नदियों नदियों में
या फिर बड़े-बड़े समुद्रों में जो है हम क्या करते हैं, बड़े-बड़े नदियों और समुद्रों में हम जहाज और नाव के माध्यम से हम यात्रा करते हैं, जहाज और नाव के माध्यम माध्यम से ट्रेवल करते हैं। तो ये एक सुगम परिवहन मार्ग भी है। फिर कहता है कृषि और सिंचाई। पानी की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो तो हमारे प्यास बुझाने में होती ही है, लेकिन इसके साथ-साथ जो है हमारे देश के किसानों की बड़ी ही उपयोगी होता है। बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे देश के किसानों के रूप में, जो कि हम खेती करने में, कृषि और सिंचाई करने में, खेतों की सिंचाई करने के रूप में हम लेते हैं। फिर कहता है जल का उपयोग हम घरेलू उपयोग में भी करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने फेस को धोते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं। तो अनेकों ऐसे काम करते हैं जो कि घरेलू उपयोग में आता है। तो जल का उपयोग हम घरेलू उपयोग में भी करते हैं, जैसे पीने के रूप में, खाना पकाने के रूप में या दैनिक जीवन के आधार पे करते हैं, ठीक है? फिर पर्यावरण संतुलन के रूप में भी करते हैं। अगर हमारे पृथ्वी पे वर्षा नहीं होगी, जल नहीं होगी, तो पेड़-पौधे को जो है पेड़-पौधे में जल की मात्रा कम हो जाएगी और पेड़-पौधे को पूर्ण पूर्ण रूप से जो है पोषण नहीं मिल पाएगा। अगर पेड़-पौधे को पूर्ण रूप से पोषण नहीं मिल पाया, तो फिर हमारी इस धरातल से जो है, हमारी इस पृथ्वी से जो है अ, संतुलित बिगड़ सकता है। हमारी पृथ्वी का संतुलन जो है बिगड़ सकता है और पेड़-पौधे भी नष्ट हो सकते हैं। कहता है दुर्लभता जल का दुर्लभता। अब जल में क्या दुर्लभता है? वाटर स्कैर्सिटी। वाटर स्कैर्सिटी क्या है? अब देखो क्या है, जब जल आवश्यकता उसकी उपलब्धता से कहीं अधिक हो जाए। वाटर स्कैर्सिटी जो है वो जब जल की जो है आवश्यकता जो है, हम जितना जल का उपयोग करते हैं, मान लो पानी हमारे पास 5 लीटर है, लेकिन उसका उपयोग करने वाले जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि 10 लीटर में पूर्ति होती हो। तो उसी तरह से जो है कहने का मतलब है कि उपयोग कर जितनी मात्रा में हमारे पास जल है, उससे ज्यादा मात्रा में अगर हम उपयोग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास जल की जो है कमी हो सकती है। जल जो है कमी हो सकती है और जल संकट आ सकता है। जल की जो है दुर्लभता हो सकती है। फिर मांग देखो क्या है, जल को बढ़ाने के लिए डिमांड क्या है? बढ़ती जनसंख्या, सघन कृषि और तीव्र औद्योगिकरण के कारण स्वच्छ जल की मांग में ऐतिहासिक वृद्धि। मतलब कह रहा है कि ये जो बढ़ती जनसंख्या है, धीरे-धीरे जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है हमारे देश में। तो ये जो बढ़ती जनसंख्या है, ये भी जल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रही है और हमारे देश में फैक्ट्रियों की भी जो मात्रा जो है, वो बढ़ रही है, उद्योगों की भी मात्रा बढ़ रही है, जो कि स्वच्छ जल का माँग कर रही है और ऐतिहासिक वृद्धि मतलब ऐसे कर रही है कि हमारे इतिहास की जो वृद्धि है, ये इतिहास में जो है जल की मात्रा में वृद्धि किया जाए। फिर कहता है आपूर्ति। सीमित स्वच्छ जल स्रोत, अनियमित वर्षा और तेजी से गिरता भूमिगत जल स्तर, वाटर लेवल जो है, अब कह रहा है कि सीमित जल की मात्रा जो है सीमित है। जल की मात्रा तो ऐसा नहीं है कि अथाह है। अभी तो हम बताए कि जल की मात्रा जो है पृथ्वी के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा जल है। इसका मतलब नापा-तौला जल है, लेकिन 3 हिस्से जल में जो है ये उपयोगी जल नहीं है, बल्कि उपयोगी जल 1 हिस्सा भी नहीं है। 97.5% जल जो है बेकार है, समुद्री जल है, खारा है, नमकीन है, लेकिन 2.5% जल ही सिर्फ उपयोगी है। वही कह रहे हैं जल की मात्रा भी जो है सिर्फ सीमित है, उपयोगी है 2.5%। इसी कारण से और जल का उपयोग करने वाले जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी कारण से जो है भूमिगत जल भी कमते जा रहे हैं।
आज दिन प्रतिदिन जो है हमारे लेयर जो है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर का, हमारे भूमिगत जल का जो लेयर है बढ़ती जा रही है। आज हमारी चापाकल जो है पानी को निकाल नहीं पा रही है। हम हमको भूमिगत जल से पानी निकालने के लिए बड़े-बड़े मोटर का सहायता लेना पड़ता है, बोरिंग की सहायता लेनी पड़ती है। आज समरसेबुल के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? चापाकल अभी हमारे भूमिगत जल को जो है निकालने में सक्षम नहीं है। चापाकल पहले इस्तेमाल होती थी जब हमारे भूमिगत जल का लेयर जो है काफी ऊपर था। अभी धीरे-धीरे पानी की मात्रा कमती जा रही है। कह रहे एक औसत शहरी जीवन थैली और जल खपत प्रकृति की रिचार्ज क्षमता को पार कर चुकी है। कह रहे एक औसत जल शहरी जीवन का जो है ये सीधी सी बात में जाना जाए तो शहरी जीवन जो है, शहरी जीवन में जो है जल का बहुत ज्यादा अभाव है। शहरी जीवन में जल की आपूर्ति बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। क्यों? इसकी क्षमता, जल की जो क्षमता थी वो पार कर चुकी है। अब आते हैं हम जल को कहां-कहां से उपयोग में ला सकते हैं। तो जल को उपयोग में लाने के लिए जो है कह रहा है जल संकट के मुख्य कारण एक दृश्य समीकरण है। जल संकट का क्या मुख्य कारण है? एक दृश्य समीकरण को निकालते हैं। देखो, पहले तो हम कुएं से भी पानी निकाल लेते थे, लेकिन अभी हमें मोटर से निकालनी पड़ रही है। कुएं में पानी सूख जा रही है। पहले हमारे जो है पानी का भंडार भरा हुआ था, आसमान वितरण, लेकिन आसमान वितरण के कारण बहुत सारे पानी उपयोग करने वाले जनसंख्या के कारण जो है इसमें जल का संकट आ गया और हमारे सूखे पड़ रहे हैं। फैक्ट्रियों के कारण, फैक्ट्री जो है हमारे नदियों और तालाबों का जल जो है दूषित कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है जलीय जीवों को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है जलीय जीव भी जो है काफी संकट में है। जैसे मछलियां देख रहे हैं, मछलियां किस प्रकार से तड़प रही हैं और ये फैक्ट्रियों से जल, गंदे पानी नदियों में किस तरह से बह रही है। फिर कह रहा है जल की कमी, जल की दुर्लभता, पीने योग्य कृषि योग्य जल की गंभीर कमी। पीने योग्य जो है बहुत ज्यादा जल की मात्रा में कमी है, बहुत ज्यादा कमी है पीने योग्य पानी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एक भव्य समाधान है। अब देखो, कह रहे नदी घाटी परियोजना जो है जल की सेविंग का, जल के बचत का एक भव्य समाधान है। बड़े-बड़े डैमों में हम नदी घाटी परियोजना, बड़ी-बड़ी नदियों को जो है एक डैम के रूप में बना के हम क्या करते हैं, एक बांध के रूप में बना के हम नदी का पानी उसमें जोड़ते हैं और नदी का पानी क्या होता है, उस डैम में आती है और वो डैम जो है, उस डैम का जब फाटक बंद कर दिया जाता है, उसके बहाव को, नदी के पानी के बहाव को जब रोक दिया जाता है, तो उस पानी क्या होती है, वो पानी इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा हो जाती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी घाटी परियोजना, जिसके पानी को जो है हम समय आने पे जो है मौसम के आधार पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? तो देखो क्या कहता है, बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। मतलब ये जो बांध है आधुनिक भारत के मंदिर है। हाँ भाई मंदिर है, क्यों नहीं हो सकती है मंदिर? वो इसलिए मंदिर है क्योंकि ये जो बांध के कारण जो ये है, जब किसी साल सूखे की स्थिति आ जाती है, सुखाड़ जैसी समस्या आ जाती है, उस समय जो है, उस समय हमें बांध के पानी से ही अपना कृषि, अपना खेती करनी पड़ती है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा वरदान के रूप में साबित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ये बांध जो है आधुनिक समाज के लिए, आधुनिक रूप के लिए एक मंदिर है और ये बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के बाद कहा था। क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बांध आधुनिक समाज का मंदिर है, ये बात किसने कही थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कही थी। कहता भारत का जलीय विद्युत सिंचाई परियोजना
अब भारत का जो है जल विद्युत सिंचाई परियोजना, बिजली के माध्यम से जो है सिंचाई परियोजना कहाँ कहाँ, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से चीजों से हो रही है हम जानते हैं। देखो भाखड़ा नंगल, ये भाखड़ा नंगल बांध जो है पंजाब के हिमालय में है और सीमा सतलुज नदी में बनी हुई है। ये भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध जगह पूछे कौन से राज्य में है, पंजाब में है। और कहां पर है, हिमालय में है, पंजाब के हिमाचल में है। और सीमा कौन से है, सीमा सतलुज नदी पर बनी हुई है। फिर कहता है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में है। और ये सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बनी है। ब्यास नदी के जो है जहां पे सतलुज नदी और ब्यास नदी आपस में मिल जाती है, उसी जगह पे जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण हुआ। संगम का मतलब होता है जब दो दिशाओं से प्रवाहित जल की धारा आपस में आकर मिल जाती है, इसी को कहते हैं हम लोग संगम या फिर जल संधि कहते हैं। ठीक है। फिर कहता है तुंगभद्रा, जो कि कर्नाटक में है। और जगह की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, जगह की बात करें तो कर्नाटक में। ठीक है। जो कि तुंगभद्रा नदी पे बनाया गया है। उसके बाद कहता है सलाल बांध, जो कि जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाव नदी पे बनाया गया है। फिर कहते हैं तिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, ये भागीरथी और भिलंगना नदी पे बनाया गया। अगला नंबर है रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश में है और सोनभद्र रिहंद नदी के पे बनाया गया है, जिसके दो नाम है। पहले नाम तो सोनभद्र है, दूसरा नाम है रिहंद। दोनों में जो बोलिए आप, भद्र और रिहंद नदी पे बनाया गया। फिर है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। झारखंड और वेस्ट बंगाल के सीमा पर है और ये जो है दामोदर नदी पे बनाया गया है। फिर हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में है और ये महानदी पे बनाया है। आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाई गई है, या फिर हीराकुंड बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो भाई वो महानदी पे हुआ है। अगर राज्य पूछे तो राज्य उड़ीसा में हुआ है। फिर नागार्जुन परियोजना कहाँ हुआ है, नागार्जुन परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में, जो कि कृष्णा नदी पे किया गया है। आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हीराकुंड बांध और नागार्जुन के बारे में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है कि नाग अर्जुन बांध परियोजना किस नदी पे बनाई गई है या फिर किस नदी घाटी पे निर्माण किया गया है, तो ये कृष्णा नदी। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश। अब जानते हैं हम प्रमुख बांधों के नाम, जो कि तुलनात्मक विश्लेषण है। तो ये जो परियोजना है, यहाँ पे परियोजना का नाम है और ये परियोजना किस नदी पे बनाया गया, ये यहाँ पे है। उसके बाद लाभार्थी राज्य, और ये कौन से राज्य इसका लाभ ले रहा है, ये राज्य के नाम है। और प्रमुख विशेषता और इसके क्या महत्व है, हम यहाँ महत्व के बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि भाखड़ा पहला नंबर जो है, एक नंबर की बात करें तो पहले नंबर में जो है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलुज नदी पे बनाया गया है। और ये परियोजना मतलब ये जो है इसका लाभ ले रहे हैं पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के वासी इसका लाभ ले रहे हैं। अगर बात करें इसके विशेषता की, तो विश्व का सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा बांधों में से एक है और भारत की जो है सबसे बड़ी परियोजना है। तो भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है, भाखड़ा नंगल बांध है। और वो कौन से नदी पे है, सतलुज नदी पे है। और कौन से राज्य में है, इसका लाभ ले रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरे नंबर पर है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पे बनाया गया है और इसके लाभ ले रहे हैं उड़ीसा के वासी, जो कि विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है, जिसकी लंबाई
4,800 मीटर है, लगभग कि 5 किलोमीटर तक इसके लंबाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी बांध है ये, ठीक है। उसके बाद भयंकर बाढ़ पर नियंत्रण, और ये जो है भयंकर, कितनी भी ज्यादा बाढ़ आ जाए ये सारे बाढ़ के पानी को अपने अंदर समेट लेती है, अपने अंदर सोखने की इसमें क्षमता है, सारे बाढ़ के पानी को अपने अंदर लपेटने की इसमें क्षमता है, ये इतनी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो हीराकुंड बांध दूसरे नंबर पे आता है, जो कि महानदी पे बनाया है और उड़ीसा के वासी इसका लाभ ले रहे हैं, और ये विश्व का, दुनिया का सबसे लंबा है, जो कि लगभग 5 किलोमीटर के है, जो कि अगर एक्यूरेट की बात करें 4,800 मीटर के है। कितने हैं? 4,800 मीटर के है, जो कि पूरी बाढ़ के पानी को अपने अंदर समेट सकती है। तीसरे नंबर पे बात करें टिहरी, जो कि भागीरथी और विलंगना, या भागीरथी बोले या विलंगना बोले, दोनों एक ही नाम है। भागीरथी या विलंगना नदी पे बना हुआ है, और इसके लाभ जो है उत्तराखंड के वासी ले रहे हैं, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, जो कि 2006 से कार्यरत प्रमुख जल विद्युत संयंत्र है। मतलब भारत का जो है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 2006 से जो है बिजली बनाने के काम में लगी हुई है, ठीक है। तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आती है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पे बनाई गई है, जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के वासी इसका लाभ ले रहे हैं, जो कि प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, जो कि 1948 में बंगाल के शोक को वरदान में बदला। फिर जो है ये दामोदर नदी घाटी दामोदर नदी पे बनाई गई है, जो कि झारखंड के वासी और पश्चिम बंगाल के वासी जो है इसका लाभ ले रहे हैं। और ये घाट, मतलब ये जो परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है 1948 में इसका निर्माण हुआ। आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ था, तो 1948 में इसका निर्माण हुआ। और 1948 में जो है ये बंगाल जो है बहुत ज्यादा शोक में था, बहुत ज्यादा तकलीफ में था, सूखे की स्थिति, अपने फसल उत्पादन में जो है बहुत ज्यादा गंभीर रूप में था। और ये जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना इसके लिए वरदान साबित हुआ। ये पूरे खेल को ही पलट के रख दिया और बंगाल के वासी को खुश कर दिया, उसका दिल गदगद कर दिया। अगला नदी घाटी परियोजना जानेंगे, तो ये है नागार्जुन नदी घाटी परियोजना, जो कृष्णा नदी पे बनाया गया है, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वासी इसका लाभ ले रहे हैं, जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख परियोजना बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर है। मतलब दक्षिण भारत के जो है प्रमुख परियोजना है, जो कि बौद्ध विद्वान के एक विद्वान है, महान महान दार्शनिक है, उनके नाम पर है। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नदी घाटी परियोजना, जो कि सतलुज या फिर ब्यास, जो भी बोलिए, सतलुज नदी और ब्यास नदी एक ही है, तो दो सतलुज या फिर ब्यास नदी पे बनाई गई है, जो कि राजस्थान के वासी इसका लाभ ले रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर रेगिस्तान में जीवन दायिनी है। मतलब ये जो है पूरी एशिया का सबसे बड़ी रेगिस्तान में जो है एक नदी घाटी परियोजना है, जो कि रेगिस्तान वासियों को जो है एक जीवन दायिनी है, एक पानी का वो स्रोत देती है, जो कि उसके लिए जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है। फिर कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं वरदान या फिर अभिशाप। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजना जो हुआ ये हमारे लिए वरदान साबित हुआ या फिर अभिश्राप साबित हुआ, मतलब कि नुकसान हुआ। हम दोनों के बारे में जानेंगे, क्या क्या इससे फायदा हुआ और क्या क्या इससे नुकसान हुआ। अब जानते हैं सबसे पहले वरदान मतलब लाभ, बेनिफिट क्या क्या हुआ हम जानते हैं। शुष्क और बंजर भूमि में निरंतर सिंचाई, जो भूमि सूख गई थी, शुष्क हो गई थी, उस भूमि में जो है निरंतर लगातार जो है सिंचाई करके जो है उस भूमि में जान डालने का पूरी कोशिश किया। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में कृषि, फिर इंदिरा गांधी नहर से जो है राजस्थान में खेती आसानी से हो पाई। फिर स्वच्छ जल विद्युत उत्पादन,
से औद्योगिक और ग्रामीण विकास, मतलब ये जो स्वच्छ जल से जो है, अच्छे पानी से जो है बिजली का उत्पादन करके जो है ग्रामीण वासियों का, ग्रामीण क्षेत्रों का जो है विकास हुआ। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का जो है अच्छे से विकास हुआ। फिर तीसरा वरदान क्या है? विनाशकारी बाढ़ पर नियंत्रण, जैसे मतलब कोसी बिहार का शौक है। तो देखो अक्सर बाढ़ आते रहते हैं बिहार में, तो जब बांध बन जाते हैं ना, तो बाढ़ की पानी को जो है बांध जो है अपने अंदर समेट लेती है और फसलों को बर्बाद होने से और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है घरों को बर्बाद होने से जो है ये बांध बचा लेती है। ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी पूछी जाती है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, या कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेपाल से जब कोसी नदी का बांध टूटता है ना, तो वो कोसी नदी का भयंकर रूप जो है बिहार में अक्सर बाढ़ का प्रलय ला देता है। फिर दलदली भूमि का सुधार और मत्स्य पालन। और दलदली भूमि में जो है, जो कि कीचड़ वाले, जो धंसने वाली भूमि होती है, उसमें भी सुधार लाती है और मछली पालन का भी रोजगार को ये ऊर्जा देती है। अब इसके लिए क्या क्या नुकसान है, अभिश्राप हानि क्या है, अब कॉस्ट क्या है, ये जानते हैं। स्थानीय विस्थापन, बड़े पैमाने पर जनजातियों और किसानों का अपनी भूमि से उजाड़ना। देखो क्या है, जब कोई बांध का निर्माण होता है, किसी भी चीजों का निर्माण होता है, उसके लिए तो हमें भूमि चाहिए होती है, जमीन चाहिए होती है। तो खेती करने लायक जो जमीन थी, किसानों से खेती को लेना और किसानों को जो है उस भूमि से वंचित करना, उस जमीन से जो है हटा देना। ठीक है। पहला नुकसान है पारिस्थितिक असंतुलन, जंगलों और डूबना और जलीय जीवों, मछलियों का नष्ट होना। पारिस्थितिक असंतुलन जो है, ये कह रहा है कि जंगलों का डूबना, मतलब कि, और जलीय जीवों, मछलियों का नष्ट होना। तीसरे नंबर क्या आता है? अंतरराष्ट्रीय विवाद, जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच तीव्र संघर्ष। फिर कह रहा है अंतरराष्ट्रीय विवाद हुआ, जल को बंटवारे को लेकर जो है अलग अलग राज्यों में विवाद हुआ। भाई ये यहाँ से जो है हम अपने इस नदी घाटी को, परियोजना को जो है हम अपने राज्य तक लाएंगे, ये करेंगे, वो मतलब बंटवारे के रूप में जो है विवाद हुआ। भूमि का ह्रास, जल भराव से मिट्टी लवण बढ़ता है। फिर जो है जल के जो भराव होते हैं भूमि में, जब भूमि जब डूब जाती है बाढ़ की स्थिति से, तो इससे मिट्टी का लवण बढ़ता है और भूमि का ह्रास होता है, भूमि का नुकसान होता है। आगे बढ़ते कह रहे विकास के विरुद्ध जन आंदोलन और अंतर्राज्यीय विवाद। विकास के विरुद्ध जो जल आंदोलन जो है और अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या क्या हुआ है देखते हैं। स्थान गुजरात में जो है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध पर जो है एक विवाद हुआ था, जो नेतृत्व गैर सरकार संगठनों, एनजीओएस, पर्यावरण विदों और जनजातियों द्वारा विवाद हुआ। ठीक है। यह आंदोलन किया गया था। उसके बाद शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई, जो कि कोयना नदी पर बांध बनाकर जल की दिशा मोड़ना। पहले जा रही थी कहीं किसी और दिशा में जल, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोयना नदी पर बांध बनाकर जो है जल की दिशा को ही मोड़ के रख दिया, जल की दिशा ही परिवर्तन कर दिया, जो कि प्रभावित राज्य जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है इस कारनामे से, इस काम से प्रभावित हुआ था। वो पानी जा रहे थे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरफ, लेकिन कोयना नदी पर जब बांध बना तो महाराष्ट्र राज्य ने अपने पानी को, मतलब उस पानी को महाराष्ट्र की तरफ मोड़ लिया। वर्षा जल संग्रहण प्रकृति की ओर वापसी। फिर कहता है वर्षा जल को जमा करके, संग्रहण करके जो है हम पुनः अपनी प्राकृतिक को है वापस ला सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बड़े बांधों की पारिस्थितिक, सामाजिक लागतों को देखते हुए आज
विकेंद्रित विकेंद्रित और डिसेंट्रलाइजेड और पारंपरिक जल संरक्षण विधियां सबसे सुरक्षित विकल्प बन गई है। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, वर्षा जल का संग्रहण जो है के प्रमुख उद्देश्य क्या है? ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय घरेलू मांग को पूरा करना। जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी का मौसम, सूखे की मौसम होती है, उसमें जो है घरेलू मांग को जो है ये पानी पूरा मतलब पूरा करता है। फिर कहता है भूमिगत जल स्तर वाटर लेवल को पुनः ऊंचाई उठाता है। मतलब जो वर्षा जल को संग्रहण करके रखते हैं, तो वो पानी पानी जो है पुनः जमीन के अंदर जाती है और जमीन के अंदर वाले पानी का जो लेवल है वो बढ़ाता है, इसके सोर्स को जो है बढ़ाता है। सड़कों पर जल जमा और बाढ़ को रोकना। फिर सड़कों पर जो जल जमा हो जाती है, नालों और नदियों का पानी जो है बहकर जो है नहरों का पानी रोड पर जब आ जाती है, उस चीजों को भी रोका जा सकता है सही ढंग से वर्षा जल संग्रहण करके। सतही जल प्रदूषण को कम करना। फिर जमीन के पानी को जो है प्रदूषण को कम करता है। वर्षा जल जहां वतन वही उसका संरक्षण। भारत में जल संग्रहण की पारंपरिक विधियां विविध विधियां क्या रहे? कुलिया गुल कुलगुल पश्चिमी हिमालय हिमाचल प्रदेश में परिवर्तित झरनों के जल को मोड़ने वाले वाहिकाएं। ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश में जो है पश्चिमी हिमालय जो है वहां पे झरने जो बहती है, इसके जल को जो मोड़ने वाली वाहिकाएं होती है, ये भी जो है जल संग्रहण में एक भूमिका निभाते हैं। फिर बाढ़ जल वाहिकाएं पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए विकसित प्राकृतिक नालियां। फिर वही है, बाढ़ जल वाहिकाएं जो है पश्चिम बंगाल में जो है मैदानों के लिए सिंचाई विकसित प्राकृतिक नालियां। मतलब सिंचाई के लिए जो है बाढ़ की जो जल आई है उसके लिए एक विशेष नहर के रूप में नालियां बनाई जाती है, जो कि पानी बाढ़ से बची जा सके, इधर उधर फैलने से रोकी जा सके। फिर खादिन और जोहड़, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बनाए गए बड़े गड्ढे जो वर्षा जल को सोखकर मिट्टी में नमी बढ़ाती। तो वो खादिन और जोहड़ क्या होती है? जो कि हम क्या करते हैं कि ऐसे कुछ काम करते हैं जो कि बड़े बड़े खड्डे खान के जो है उस पानी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे छत से पानी गिरती है तो खड्डे खान के जो है उस पानी को फैलने ना देने के लिए, इधर उधर रोड पे बहने ना देने के लिए जो है हम अक्सर जो है उस पे बालू वगैरह डाल के जो है एक सोर्स बनाते हैं जो कि जमीन के अंदर में वो पानी सीधे सीधे चले जाए। तो ऐसे बड़े बड़े खड्डे खोद कर जो है राजस्थान में मिट्टी को जो है गीलापन जो है बनाने के लिए जो है एक उपाय है। भूमिगत टांका और छत वर्षा जल अभी हमने बताया। कह रहे कार्य प्रणाली टांका। टांका देखो, टांका किसको कहते हैं? राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जैसे बीकानेर, फलौदी में बने विशाल भूमिगत टैंक। छत वर्षा जल संग्रहण को पहली बार बारिश के पानी से छत। फिर कहता है जमीन पे एक बड़ी सी टैंक बना दी जाती है छत के नीचे, और जब बारिश होती है तो सारे छत का पानी जो है उसी टैंक में गिरती है, और जब उस टैंक में गिरती है वही टैंक का पानी भूमिगत जल के रूप में जमीन के अंदर सोख के चली जाती है। इसी को टांका कहते हैं, टांका। फिर नीतिगत सफलता। तमिलनाडु मॉडल भारत का एकमात्र राज्य जहां प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बना कानूनी रूप से अनिवार्य है। मतलब तमिलनाडु एक ऐसा अकेला राज्य है जहां पे जो है छत के नीचे आपको जो है टांका बनाना अनिवार्य, छत के नीचे आपको वैसा छोटा सा कुआं बनाना अनिवार्य है, जो कि छत का पानी जो है नीचे गिरे और पुनः जमीन के अंदर जाके हमारे जमीन के लेयर को बढ़ाए। तो
प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं तक थी और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। तो थोड़ी-सी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।